और बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के जन्म के बारे में सही व्याख्या करती है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये ब्रह्मांड शून्य से जन्मा है तो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में इतना सारा मैटर आखिर कहाँ से आया? क्या था ब्रह्मांड में उस सिंगुलैरिटी से पहले, और ब्रह्मांड में वो सिंगुलैरिटी आखिर कहाँ से आई? क्या बिग बैंग से पहले भी कोई ब्रह्मांड था जिसके मरने के बाद हमारा ब्रह्मांड बना? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। So the total energy of our universe is in fact consistent with being exactly zero. And if Einstein's general theory of relativity is correct, there must have been a singularity in the past. The idea to use quantum cosmology to understand the origin of the universe. When two universes collide, it can form another universe. We may find that our universe is not the only universe. Where did the Big Bang come from? We can also unlock the secrets of the Big Bang. आज के समय में विज्ञान को हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पता है, और मैं ये केवल अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें ये तक पता है कि भूतकाल का ब्रह्मांड किस तरह का दिखता होगा या कैसे पैदा हुआ होगा। तभी तो आज बिग बैंग के मॉडल्स पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। करीब 13.8 अरब साल पहले हमारी ये दुनिया बहुत ही छोटी, बहुत ही गर्म और बहुत ही घनिष्ठ रूप में एग्जिस्ट करती थी। सोचिए कि हम गणित की मदद से भी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये उस समय पर कितनी घनी और गर्म हुआ करती थी। उस शुरुआती ब्रह्मांड के एलिमेंट्स और पार्टिकल्स केवल कुछ 1000 सेकेंड्स में ही बन गए थे, और ताज्जुब की बात तो ये है कि हम आज भी इन्हें पूरी दुनिया में देखते हैं। ब्रह्मांड की इस अवस्था में जितनी भी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, वो सभी इस छोटे से स्पेस में एग्जिस्ट किया करते थे। आज के ऑब्जर्वेशंस की मदद से वैज्ञानिकों ने उस यूनिवर्स के बचे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ढूंढ लिया है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही हमें ये पता चला कि आज का मैटर और एलिमेंट्स कैसे पैदा हुए, और हमें ये भी पता चला है कि बिग बैंग से लेकर आज तक का ब्रह्मांड कैसे बना था। इतनी बड़ी खोज करने के बाद भी आप एक बार इन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट की निराशा को समझिए। भले ही उन्हें पता चल गया है कि शुरुआती दुनिया कैसे आई थी और आज की दुनिया कैसे बनी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाया है कि ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या हुआ करता था। सभी वैज्ञानिक दुनिया को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि आज का ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से निकलकर बना है। ये सिंगुलैरिटी हमेशा से स्पेस में मौजूद नहीं थी, लेकिन इसी सिंगुलैरिटी ने बिग बैंग और उसके आगे आने वाले इवेंट्स को जन्म दिया था। ये सिंगुलैरिटी कुछ नहीं यानी नथिंग में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसके बाद भी इसने समथिंग को जन्म दिया था। मैं मानता हूँ कि सिंगुलैरिटी का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब है, लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को जन्म देता है। आखिर कौन सी चीजों ने सिंगुलैरिटी जैसी चीज को बनाया होगा? उस वक्त किसी भी तरह का स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। माना जाता है कि एक सेकंड के मिलियंथ फ्रैक्शन के अंदर सिंगुलैरिटी ने जन्म लिया था और बिग बैंग में बदल गया था, यानी कि कुछ नहीं से सिंगुलैरिटी पैदा हुई थी। इसे द थ्योरी ऑफ नथिंग का नाम दिया गया है। आज के हमारे फिजिकल लॉज कहते हैं कि कुछ नहीं से कुछ भी नहीं बन सकता। इसका सिंपल मतलब है कि कुछ बनने के लिए किसी तरह का कॉम्बिनेशन या कंपोनेंट जरूर एग्जिस्ट करता होगा। कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर कौन से कंपोनेंट से सिंगुलैरिटी का जन्म हुआ था। कई सालों तक इस रहस्यमयी सवाल का जवाब वैज्ञानिक भूतकाल में ढूंढ रहे थे, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब भविष्य में खोजने लगे हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड के बिल्कुल अंतिम चरण में बिग फ्रीज की घटना होने वाली है। आप सबको पता है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये दुनिया इतनी बड़ी हो जाएगी कि जो स्टार्स पैदा होंगे उनकी हीट स्पेस को गर्म रखने में असक्षम होने लगेगी। उस वक्त दुनिया फ्रीज होने लगेगी, हर एक चीज फीकी पड़ने लगेगी और अंत में गायब हो जाएगी। तारों के मरने के बाद हमारी दुनिया डार्क एज में पहुंच जाएगी, जहां एकमात्र एक्टिव लौकिक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स ही बचेंगे। तो ये ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम में मौजूद सभी मैटर को खाने लगेंगे। ये प्रोसेस अंत में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जब ब्रह्मांड में किसी भी तरह की रोशनी या मैटर नहीं बचेगा। ब्लैक होल्स किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ब्लैक होल भी गायब होने लग जाएंगे।
इस भविष्य में हमारा यूनिवर्स बेसिकली गायब हो जाएगा और कुछ नहीं में बदल जाएगा, बिल्कुल उसी कुछ नहीं में जिसमें से सिंगुलरिटी पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ही यूनिवर्स में सिंगुलरिटी जन्म लेती है और आगे चलकर बिग बैंग में बदल जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक साइकिल में चल रहा है। सही वातावरण में सिंगुलरिटी जन्म लेती है जिसके अंदर मैटर और दूसरे ब्रह्मांड के कंपोनेंट्स हैं, फिर वो बिग बैंग में बदलकर हमारे आज के यूनिवर्स को जन्म दे देती है। सीधे सीधे बोलूं तो एक ब्रह्मांड की मौत से दूसरे ब्रह्मांड का जन्म होता है। लेकिन ये थ्योरी भी इस सवाल का जवाब नहीं देती कि बिग बैंग से पहले मैटर का जन्म आखिर कैसे हुआ था। अब अगर बिग फ्रीज थ्योरी सही है तो इसके मुताबिक सिंगुलरिटी के जन्म से पहले ही दुनिया का सारा मैटर नष्ट हो गया था। तो आखिर बिग बैंग से पहले मैटर कैसे बना था, इस रहस्यमय सवाल का जवाब क्वांटम फिजिक्स के पास है। तो चलिए एक बार फिर से हम भूतकाल में चलते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटॉमिक न्यूक्लियस को बनाते हैं और यही दो कंपोनेंट्स हैं जो गैलेक्सी के इतिहास में सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले मैटर के पार्टिकल्स हैं। माना जाता है कि ये पार्टिकल्स बिग बैंग के चंद सेकंड्स बाद ही पैदा हो गए थे, लेकिन उससे पहले क्लासिकल वे में किसी भी तरह के मैटर का अस्तित्व नहीं था। किस्मत से आज हमारी फिजिक्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम ब्रह्मांड की टाइमलाइन में और पीछे जाकर भूतकाल में देख सकते हैं। हम उस समय के प्रोसेस को देख सकते हैं जो स्टेबल मैटर के जन्म से पहले था। फिजिक्स में इस थ्योरी को ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के पहले हमारी दुनिया के 3 मेजर फोर्सेज यानी स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक साथ यूनिटी के फोर्स में रहा करते थे। अगर इस एरिया में हम और ज्यादा अंदर तक घुसें तो हम देख पाएंगे कि जो मैटर था वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता था। दरअसल उस वक्त में मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल समान रूप से एक दूसरे को कैंसिल करते थे। हर एक मैटर के पार्टिकल को काउंटर करने के लिए एक एंटी मैटर का पार्टिकल था जो बिल्कुल उसकी मिरर इमेज की तरह था। जब ये दोनों ही पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलते थे तो तुरंत एक दूसरे को नष्ट कर देते थे। अब सवाल ये आता है कि ये पार्टिकल्स आखिर बने कैसे थे। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि स्पेस जैसे एक खाली वैक्यूम में भी असल में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। ये एक्टिविटीज ऊर्जा के उतार चढ़ाव की वजह से होती हैं। इस वैक्यूम में पार्टिकल्स पैदा जरूर होते हैं लेकिन उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। स्पेस टाइम के वैक्यूम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है कि पार्टिकल शून्य से निकलकर पैदा होते हैं। अब ये एक दूसरे बड़े सवाल को उजागर करता है कि अगर स्पेस टाइम में ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो स्पेस टाइम ने कैसे जन्म लिया। माना जाता है कि जिस तरह एनर्जी में फ्लक्चुएशंस हुए थे उसी तरह बिग बैंग के तुरंत बाद सीधा स्पेस टाइम में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिले थे, जिस वजह से स्पेस टाइम ने जन्म लिया था। क्वांटम फिजिक्स वो फील्ड है जो कि इस तरह के माइक्रोस्कोपिक चीजों को समझने की कोशिश करता है। हम इन्हें एक्चुअल तौर पर किसी प्रूफ के साथ नहीं समझ सकते। हमें पता है कि क्वांटम स्केल पर स्पेस टाइम में कुछ तो हो रहा था जिसने स्पेस टाइम और दूसरे मैटर को जन्म दिया था, लेकिन हमारी नॉलेज फिलहाल बहुत ही लिमिटेड है। इसीलिए हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं से कुछ कैसे पैदा हुआ होगा। अब क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के क्वांटम स्टेट को समझना आज के समय में लगभग नामुमकिन है, इसीलिए फिजिक्स की सारी थ्योरीज को शक के नजरिए से देखा जाता है। कुछ लोग सीधा कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति ने मैटर को जन्म दिया था, तो वहीं कुछ लोग मल्टीवर्स को सबसे अच्छा सॉल्यूशन मानते हैं। इसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड इकलौता कॉस्मिक जीव नहीं है, बल्कि ये केवल एक ऐसी चीज है जो दूसरे ब्रह्मांडों से जुड़ा हुआ है। पॉसिबल है कि मैटर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करके अलग अलग गैलेक्सीज और स्टार्स को जन्म देता हो। अब इस थ्योरी की समस्या ये है कि हम किसी भी हालत में ये पता नहीं लगा सकते कि मैटर के बनने की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। हम इस कॉन्सेप्ट से ये पता नहीं लगा सकते कि कुछ नहीं से कुछ ने कैसे जन्म ले लिया, कैसे फिजिकल रियलिटी की शुरुआत हुई, या फिर अगर हमारा ब्रह्मांड सच में एक विशेष साइकिल को फॉलो करता है तो वो कैसे करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं अपने आप में एक मैटर का रूप है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड एक अनंत चक्र में घूम रहा है और इस चक्र में जरूरी नहीं है कि पहले जो हुआ था वही आगे भी होगा। पहले जब मैंने ब्रह्मांड के चक्र की बात की थी तो उसमें कहा था कि यूनिवर्स के अंत के बाद एक बार फिर सिंगुलरिटी बनती है और एक बार फिर गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म होता है। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड
किसी भी पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो ही नहीं करता। हो सकता है कि ब्रह्मांड के अगले चक्र में क्वांटम मैटर की प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग हों और किसी भी तरह के स्टार्स और यहाँ तक कि गैलेक्सीज की उत्पत्ति ही ना हो। ये बात सच है कि हम अपने ब्रह्मांड की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को ठीक तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वैज्ञानिकों की जिज्ञासा कहाँ कम होने वाली है। वो हर वक्त अंतरिक्ष के कोने कोने में अपने हाईटेक टेलीस्कोप्स के जरिए कोई न कोई नई चीज खोजते रहते हैं जो शायद हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में कुछ बता दे। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें खुद चलकर धरती पर आ जाती हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में कुछ छोटे गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि समय समय पर धरती पर आते रहते हैं और अपने साथ कुछ बहुत ही कीमती जानकारियां लाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था जनवरी साल 2014 में, जब पापुआ न्यू गिनी में एक उल्का क्रैश हुआ था। इस खोज की सबसे खास बात यह है कि इसकी जानकारी पूरी दुनिया से छुपा कर रखी गई थी। ठीक 8 जनवरी 2014 को एक रहस्यमय वस्तु धरती के वातावरण में प्रवेश करती है। इस उल्का की गति बहुत ज्यादा थी और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते ही ये जलने लगता है। धरती पर गिरने से पहले ये उल्का अंतरिक्ष में करीब 1.9 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा था। ये रफ्तार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी उल्काओं से कहीं ज्यादा थी। इस अनोखी गति की वजह से हमने अंदाजा लगाया कि ये उल्का हमारे सोलर सिस्टम से निकलकर नहीं आया है। साल 2019 में इस बात को कंफर्म कर दिया गया कि ये उल्का इंटरस्टेलर यात्रा करके हमारी धरती पर आया था। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये उल्का किसी एलियन प्लानेटरी सिस्टम में पैदा हुआ था और किसी चीज की ग्रेविटी की वजह से इसने एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर लिया। इस बेहतरीन खोज के बाद भी ऑफिशियल्स ने इसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। क्या ये हो सकता है कि इस उल्का में उन्हें कुछ हैरान कर देने वाले एलिमेंट्स मिले थे? ये कहना गलत होगा कि केवल एक इंटरस्टेलर उल्का से हम अपने ब्रह्मांड के मैटर की उत्पत्ति का जवाब ढूंढ सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए कुछ न मिलने से कुछ मिलना ज्यादा सफलता की बात है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक बिग बैंग से पहले मैटर कैसे बना इस बारे में जानना नहीं चाहते, बल्कि इस वक्त असल में वैज्ञानिक अपनी साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी से बहुत खुश हैं। उनके मुताबिक इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा और एक नई सिंगुलैरिटी का जन्म होगा जो एक बार फिर से बिग बैंग में बदलकर नए ब्रह्मांड को जन्म देगा। ये थ्योरी इतनी ज्यादा रोमांचक है कि मैटर के एग्जिस्टेंस की ज्यादा बातें ही नहीं की जाती। वैज्ञानिक नए नए तरीकों से ब्रह्मांड के खत्म होने की थ्योरीज को ढूंढ रहे हैं जिनसे नई सिंगुलैरिटी का जन्म हो सके। ऐसी ही एक थ्योरी है बिग क्रंच। इस थ्योरी के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी बिग बैंग धमाके की वजह से बड़ा होता जा रहा है। आज भी उस धमाके का असर ब्रह्मांड पर हो रहा है और अभी वो केवल अपने आधे चरण में ही पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में मैटर द्वारा पैदा की गई ग्रेविटी पर हावी हो रही है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला। एक समय आएगा जब ग्रेविटी डार्क एनर्जी पर भारी पड़ने लगेगी और ब्रह्मांड के फैलने का ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा और ब्रह्मांड फैलने की बजाय सिकुड़ने लगेगा और ब्रह्मांड सिकुड़कर ठीक उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां से इसका जन्म हुआ था, सिंगुलैरिटी पर। और उस सिंगुलैरिटी में एक बार फिर से बिग बैंग धमाका होगा और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। बिग क्रंच थ्योरी के अनुसार ये साइकिल ब्रह्मांड में हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट बन सकती थी जिसके बलबूते पर कई सवालों के जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है और वो समस्या ये है कि आज की ऑब्जर्वेशंस के अनुसार हमारा ब्रह्मांड किसी भी हालत में बड़ा होने से बंद नहीं करेगा। उल्टा ये लगातार अपने बड़े होने की गति को तेजी से बढ़ाता जा रहा है और इस बात को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कंफर्म भी किया है। तो अगर इस तरह से ब्रह्मांड फैलता रहा तो हम बिग